नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार फिर से हाजिर हूँ आपके साथ फिर एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, आज की कहानी उत्तर भारत के 4 धाम की कहानी है। जी हाँ दोस्तों, बद्रीनाथ, केदारनाथ, माँ गंगोत्री, माँ यमुनोत्री। आज मैं आपको इन 4 धाम के बारे में सारी विस्तृत जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों, बने रहें वीडियो के अंत तक, पूरी जानकारी मिलेगी आपको। वीडियो को स्किप ना करें। दोस्तों, कहीं भी जाने के लिए हमें सबसे पहले यह सोचना होता है कि हम उस जगह पे कैसे पहुँचे। वहाँ पे ठहरने की क्या व्यवस्था होगी, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन की क्या व्यवस्था होगी, वहाँ आने-जाने में क्या खर्च लगेगा, क्या सवारी हमारे पास उपलब्ध है, कितने समय हमें लगेंगे। यात्रा को लेके आपके मन में जो भी प्रश्न हैं, इन सब प्रश्नों का जवाब आपका ये वीडियो है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। यात्रा के लिए आप भारत के किसी भी क्षेत्र में हों, आपको सबसे पहले हरिद्वार या ऋषिकेश आना पड़ेगा। हरिद्वार देश के विभिन्न शहरों से रेल के माध्यम से काफ़ी अच्छे तरीके से जुड़ा हुआ है। आप किसी भी राज्य, किसी भी शहर में हों, वहाँ से आपको हरिद्वार के लिए ट्रेन मिल जाएगी। अगर आप बाय एयर आना चाहते हैं, तो यहाँ का नज़दीकी एयरपोर्ट देहरादून एयरपोर्ट है। अगर आप सड़क मार्ग से आना चाहें, तो भी हरिद्वार देश भर के एनएच से काफ़ी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। कुल मिलाकर बात यह है कि आपको हरिद्वार पहुंचना है। बाय एयर, बाय ट्रेन या बाय रोड, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले आप हरिद्वार पहुंच गए। अब यहाँ से शुरुआत होती है हमारी यात्रा। ऐसा माना जाता है कि 4 धाम यात्रा का प्रारंभ हर की पौड़ी हरिद्वार में डुबकी लगाकर ही प्रारंभ होती है। तो हर की पौड़ी में डुबकी लगाएं, हर हर गंगे का नाद करें और शुरू करें 4 धाम यात्रा की पहला दिन। जब आप हरिद्वार आएंगे, तो हरिद्वार में स्टेशन के आसपास या बस स्टैंड के आसपास या हर की पैड़ी के आसपास आपको बहुत सारे ट्रेवल एजेंट मिलेंगे। उनसे मिलकर सबसे पहले आप अपने आने जाने का व्यवस्था करें कि आप कोई ना कोई टूर पैकेज ज़रूर लें। बार्गेनिंग पूरी होती है वहाँ पे, इसलिए बार्गेन करके अपना टूर प्लान कर लें। टूर प्लान करने के बाद सबसे अच्छी बात ये होती है, इसमें आपको और एक्स्ट्रा कोई मेहनत नहीं करना है। आपको केवल पैसे देने हैं। आपके आने जाने का, आपके होटल में रुकने का, आपके खाने का सारा व्यवस्था यह टूर कंपनियाँ उठाती है। तो जितने भी ट्रेवल एजेंट होते हैं, आप 2-4 से बात कर लें, जिनका आपको सूटेबल लगे। अगर आप ज़्यादा बड़े ग्रुप में हैं, तो टेम्पो ट्रैवलर कर लें। छोटे ग्रुप हैं, इनोवा ले सकते हैं, और छोटे हैं तो अर्टिगा या और भी कोई छोटी गाड़ी आप हायर कर सकते हैं। ये दोस्तों ध्यान रखें कि बार्गेनिंग पूरी होती है, तो ये आपके बार्गेनिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने में ये टूर पैकेज को करते हैं। ये चारों धाम की जो यात्रा है, हरिद्वार से शुरू होगी और हरिद्वार में ही लास्ट होगी। वो आपको वापस पिक एंड ड्रॉप आपका हरिद्वार ही रहेगा। पहले दिन की शुरुआत हम लोग हरिद्वार से बारकोट के लिए करते हैं, जिसकी दूरी लगभग 190 किलोमीटर है और यहाँ पहुँचने में आपको लगभग 6 से 8 घंटे लगेंगे। रास्ता काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मनोरम दृश्य आपको देखते हुए आप बारकोट पहुँच जाएं। बारकोट में आराम से वहाँ पे ठहरें। वहाँ पे न होटल की कोई दिक्कत है, न खाने पीने की किसी तरह की दिक्कत है। थोड़ा सा चार्ज महंगा है होटल का, क्योंकि इन लोगों का सीज़न केवल 3-4 महीने का ही होता है। बारकोट पहुंचकर नाइट स्टे आप बारकोट में ही करेंगे। दूसरे दिन सुबह सुबह जल्दी उठकर आपको तैयार होना है यमुनोत्री के लिए। यमुनोत्री जाने के लिए बारकोट से आपको जानकी चट्टी जाना होगा, जिसकी दूरी लगभग 36 किलोमीटर है। और जानकी चट्टी से यमुनोत्री 5 से 6 किलोमीटर की ट्रैकिंग है, जो कि आपको पैदल जाना होगा। आप चाहें तो वहाँ से घोड़े की सवारी कर सकते हैं, पिट्ठू कर सकते हैं, डोली कर सकते हैं। किसी भी माध्यम से आप जा सकते हैं। ये आपकी क्षमता और आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप जानकी चट्टी से यमुनोत्री पहुंचकर यमुना माता के दर्शन करें और वहाँ से फिर वापस जानकी चट्टी आपको ट्रैक करके आना है। और वहाँ से आने के बाद नाइट स्टे आपका बारकोट में ही होगा। तो ये आपके दूसरे दिन की समाप्ति हुई माता यमुनोत्री के दर्शन करने के बाद। तीसरे दिन की शुरुआत माँ गंगा का नाम लेकर गंगोत्री धाम के लिए प्रस्थान करना है। इसके लिए हम सुबह सुबह बारकोट से उत्तर काशी के लिए प्रस्थान करेंगे। बारकोट से उत्तर काशी की दूरी लगभग 80 से 85 किलोमीटर है और यह दूरी लगभग 4 से 5 घंटे में हम तय कर लेंगे। उत्तर काशी एक काफ़ी बड़ा शहर है,
यहाँ पे आपको रहने की, खाने की, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। डिस्टेंस चूँकि काफ़ी ज़्यादा है और रास्ते में थकान हो सकती है आपको, तो नाइट स्टेज है आपको उत्तरकाशी में ही करना है। उत्तरकाशी भी एक दर्शनीय जगह है, जहाँ पर काफ़ी सारे जगह हैं, जहाँ पे कि आप घूम सकते हैं, देख सकते हैं। काफ़ी रमणीय वातावरण वहाँ का होता है। उत्तरकाशी में रात्रि विश्राम के साथ ही तीसरे दिन का समापन होता है। चौथे दिन की शुरुआत उत्तरकाशी से माँ गंगा के दर्शन करने के लिए हम निकलते हैं, मतलब गंगोत्री धाम की ओर निकलते हैं। उत्तरकाशी से गंगोत्री की दूरी लगभग 100 किलोमीटर है और यह 100 किलोमीटर की दूरी लगभग 4 से 5 घंटे में आप पूरी कर लेते हैं। तो अब आप पहुंच गए गंगोत्री माता के दर्शन करने के लिए। ये गंगोत्री धाम आ चुका है। अब आप वहाँ पे माँ गंगा का साक्षात्कार कीजिए। माँ गंगा के मंदिर में घूमिए फिरिए, उनकी आरती देखिए और अगर हो सके, संभव हो तो वहाँ गंगा नदी में स्नान भी कीजिए। गंगोत्री धाम के दर्शन के पश्चात पुनः आपको नाइट स्टे उत्तरकाशी में ही करनी है, इसलिए समय के हिसाब से आप वहाँ पे दर्शन करें और समय रहते आप उत्तरकाशी आराम से पहुँच जाएं। इसके साथ ही ये चौथा दिन समाप्त होता है। हमारा 5वां दिन ट्रेवल में ही गुजरने वाला है। 5वें दिन हम सुबह सुबह जल्दी उठकर उत्तरकाशी से गुप्त काशी के लिए निकलते हैं, जिसकी दूरी लगभग 220 किलोमीटर है और इस यात्रा को पूरी करने में लगभग 8 से 9 घंटे का समय लग सकता है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि सुबह हम जल्द से जल्द निकलें, ताकि शाम होने से पहले हम आराम से गुप्त काशी पहुंच जाएं और रात्रि विश्राम हमारा गुप्त काशी में ही होगा। रात्रि विश्राम के साथ ये 5वें दिन का अंत होता है। छठे दिन की शुरुआत आपको और जल्दी सुबह उठकर करनी पड़ेगी, क्योंकि आज का सफ़र सबसे रोमांचक सफ़र रहने वाला है, क्योंकि हम लोग आज जा रहे हैं बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए। तो गुप्त काशी से गौरीकुंड आपको काफ़ी सारी ट्रेवल टैक्सियाँ मिल जाएगी, शेयरिंग टैक्सियाँ मिल जाएगी, जो कि 40 से 50 रुपये में आपको गौरीकुंड को उतार देगी। और गौरीकुंड से शुरू होता है 16 किलोमीटर का ये पैदल ट्रैक। ये जो 16 किलोमीटर की जो ट्रैकिंग है, अगर आप पैदल करते हैं तो लगभग 8 से 9 घंटे का समय लगता है। वहीं आप यह देख लें कि आपके ग्रुप में अगर कोई बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं या फिर चलने फिरने में असमर्थ हैं, तो उन सब के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। आपके पास घोड़े खच्चर से लेकर पिट्ठू से लेकर पालकी की भी व्यवस्था उपलब्ध है। आप पूरे रास्ते को एंजॉय करते हुए जाएं, क्योंकि जगह जगह आपको पानी के झरने, घाटियाँ, फूलों से लदी वादियाँ, सब कुछ देखने को मिलेगी। अगर आप में हिम्मत है तो आप पैदल ट्रैकिंग कीजिए, वो ज़्यादा मज़ेदार रहेगा। पैदल ट्रैकिंग करके आप ऊपर पहुंच चुके अब केदारनाथ मंदिर के पास। अब आप आराम से यहाँ पे बाबा का दर्शन कीजिए। अगर आप वहाँ पे नाइट स्टे चाहते हैं तो वहाँ पे काफ़ी सारे प्राइवेट कैंप भी लगे होते हैं, जहाँ पे कि काफ़ी सस्ते दर पे 500-700 रुपये में आप इजीली वहाँ पे कैंप लेकर, सीज़न की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर भीड़ के सीज़न में हो ये प्राइस अप भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली 500-700 रुपये में आपको वहाँ पे कैंप अवेलेबल हो जाएंगे, जहाँ पे आप आराम से नाइट स्टे कीजिए, रात में केदारनाथ भगवान के दर्शन कीजिए और ठंडी ठंडी हवाओं का लुत्फ़ उठाइए। इसी के साथ आपका यह छठा दिन खत्म होता है। 7वें दिन की सुबह की शुरुआत हम लोग फिर से बाबा केदारनाथ के दर्शनों से करेंगे। सुबह सुबह बाबा केदारनाथ के दर्शन कीजिए, आरती में भाग लीजिए और इसके बाद फिर से पैदल ट्रैकिंग, घोड़े की ट्रैकिंग, जैसे भी हो, वापस फिर से आप गौरीकुंड की तरफ से बढ़ जाएंगे। गौरीकुंड होते हुए आपको गुप्त काशी पहुंचना है और गुप्त काशी से हमारी शुरुआत होती है बद्रीनाथ की यात्रा, जो कि लगभग 220 किलोमीटर है। काफ़ी लंबी यात्रा रहने वाली है आपकी ये। लगभग 9 से 10 घंटे इसमें लगेंगे, इसलिए कोशिश करें कि बिल्कुल सुबह सुबह ही वहाँ से निकल लें, ताकि रास्ते में आराम से आप रास्ते का आनंद लेते हुए आराम से आप बद्रीनाथ पहुँच जाएं। बद्रीनाथ के रास्ते में काफ़ी सारे दर्शनीय जगह हैं, जिसको कि आप घूमते हुए आराम से बद्रीनाथ पहुँच जाएं शाम तक। बद्रीनाथ पहुंचकर आराम से होटल में स्टे करें। बद्रीनाथ में कोई ट्रैकिंग नहीं है। बद्रीनाथ में बिल्कुल जहाँ पे आपकी बस, कार या टैक्सी जो भी रुकेगी, वहाँ से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस सामने आपको बद्री विशाल के मंदिर दिखेंगे। वहाँ जाइए, स्नान आदि से फ्रेश होइए, जाके बाबा बद्री विशाल के दर्शन कीजिए। बाबा बद्री विशाल के दर्शन के पश्चात आप रात्रि का विश्राम बद्रीनाथ में ही करेंगे
और दर्शनों के बाद ये आपके 4 धाम की यात्रा संपन्न होती है। कल से शुरुआत होगी हमारे यहाँ से वापसी की यात्रा। सुबह-सुबह उठकर फिर से बाबा बद्री विशाल के दर्शन करें और दर्शन करने के बाद यहाँ के आसपास कुछ छोटे-छोटे घूमने की भी जगह है, जैसे माना गाँव, भीम पुल, ये सबको आराम से घूमते हुए 11-12 बजे तक आराम से आप फिर वहाँ से वापसी के लिए बद्रीनाथ से रुद्रप्रयाग की ओर निकलना है, जो कि लगभग 160 किलोमीटर पड़ता है और इस दूरी को जाने-आने में लगभग 6 से 7 घंटे आपको लगने वाले हैं। रास्ते में जोशीमठ टेम्पल मिलेगा, तो जोशीमठ में ज़रूर दर्शन करें मंदिर के, क्योंकि शीतकालीन सत्र में भगवान यहीं पे आके विश्राम करते हैं। तो जोशीमठ में मंदिर के दर्शन के बाद रुद्रप्रयाग में ही आपका नाइट स्टे करना है। तो इस तरह से आपका 8वां दिन खत्म होता है। 9वें दिन आप रुद्रप्रयाग से हरिद्वार या ऋषिकेश के लिए वापस आ जाएंगे, जहाँ की हरिद्वार या ऋषिकेश वापस आने के साथ ही आपकी 9 दिन की 4 धाम यात्रा समाप्त होती है। तो दोस्तों, ये तो हुई यात्रा की बातें। अब मैं आपको यात्रा से संबंधित कुछ ज़रूरी बातें बता दूं, जिसका कि ध्यान विशेषकर आपको रखना है। सबसे पहले आपको 4 धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना बिल्कुल अनिवार्य है। तो सबसे पहला काम आप ये करें कि इस रजिस्ट्रेशन के लिए आपको मैं वेबसाइट का एड्रेस भी दे दे रहा हूँ। यहाँ पर जाकर अपनी यात्रा के तारीख को देखते हुए अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर करा लें, नहीं तो आपको आगे दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, दर्शनों में बहुत दिक्कत आ जाएगी। दूसरी सबसे ज़रूरी बात कि आपको वहाँ पर क्या-क्या चीज़ लेकर जाना चाहिए। तो दोस्तों, ऊपर केदारनाथ में या गंगोत्री यमुनोत्री के आसपास मौसम कभी भी बदलता रहता है, तो अपने साथ रेनकोट, छाता ज़रूर रखें। बिजली की भी थोड़ी सी प्रॉब्लम वहाँ पे होती है, तो अपने साथ टॉर्च, पावर बैंक, अगर आप किसी तरह की बीमारी से ग्रसित हैं या नॉर्मल भी हैं, तो नॉर्मल दवाइयाँ, सर दर्द की, पेट दर्द की, बुखार की, ये सब दवा। गर्म कपड़ा बिल्कुल अनिवार्य है, गर्म कपड़ा आप ज़रूर लेकर जाएं, क्योंकि आपको टोपी, कंबल, चादर, मफलर सबकी ज़रूरत पड़ने वाली है वहाँ पे। ये सब आपको लेकर जाना है। तीसरी बात कि वहाँ गंगोत्री, यमुनोत्री या बद्रीनाथ, केदारनाथ के कपाट कब खुलेंगे? तो दोस्तों, 2024 में 10 मई को गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुल जाएंगे और उसके 1-2 दिन बाद मतलब 11 से 12 मई तक आपके केदारनाथ का भी कपाट खुल जाएगा। 12 से 13 मई को बद्रीनाथ के कपाट खुल जाएंगे। तो अगर आप इस साल 2024 में जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो आप इन तारीखों को ध्यान में रखते हुए अपना प्रोग्राम बना लें, जिससे कि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों, ये थी 4 धाम की कहानी। उम्मीद करते हैं कि हमारी दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर इसके अलावा भी कुछ और जानना चाहते हैं, तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ज़रूर पूछें, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। मिलते हैं दोस्तों फिर किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।